5 राज्यों में हुए चुनाव में अगर सिर्फ हम तेलंगाना को छोड़ दें तो कांग्रेस गॉट कम्प्लीटली डेसिमेटेड बाय द बीजेपी। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट और बहुत सारे एग्जिट पोल इस चीज़ की ओर इशारा कर रहे थे कि इस बार जो कांग्रेस है वो इन राज्यों में काफ़ी मजबूत स्थिति में है, थैंक्स टू द वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च्ड बाय अशोक गहलोत इन राजस्थान। एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर जो था वो शिवराज सिंह गवर्नमेंट के अगेंस्ट था मध्य प्रदेश में। और वहीं छत्तीसगढ़ में बात करें तो भूपेश बघेल के रूप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेहरा था, एक ओबीसी चेहरा था, और वेलफेयर स्कीम्स जो थी वो भी काफ़ी पॉपुलर थी छत्तीसगढ़ में। और ऊपर से जो कांग्रेस टॉप लीडरशिप था वो भी इस बार काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था, काफ़ी शार्प लग रहा था, और वो जो है काफ़ी एक्टिव था इस बार के चुनाव में। और वहीं बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने एक अच्छा इम्पैक्ट डाला था, और साउथ में कर्नाटका जीत कर वो आए थे, और वो काफ़ी लोगों से भी काफ़ी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। जो है जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि इस बार जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर भारी पड़ेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके अपोजिट। बीजेपी ऑब्लिटरेटेड द कांग्रेस पार्टी फ्रॉम द हिंदी हार्टलैंड, दैट इज छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जो नतीजे आए तो वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रेडिक्टरी थे, अनएक्सपेक्टेड थे। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तो दे स्टार्टेड ब्लेमिंग नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, साउथ इंडिया के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, अंधभक्त और इस तरीके की बातें, हिंदू मुसलमान पे वोट दिया है, नफरत पे वोट दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, माना कि इस देश में कुछ छपरी लोग हैं, लेकिन सारा का सारा जो वोट है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं पड़ता है, वो नफरत के नाम पे नहीं पड़ता है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो लोगों का जो वोटिंग माइंडसेट होता है उसको अफेक्ट करते हैं। अगर उन फैक्टर्स को सही से उठाया जाए, उन फैक्टर्स को सही से कैरी किया जाए, तो जो हिंदू मुस्लिम का जो रेटोरिक है और जो हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है उसको काउंटर किया जा सकता है। देखिए, भारत जैसा देश जिसकी आबादी 147 करोड़ से भी ऊपर है, जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने रिलीजन हैं, इतनी सारी जातियाँ हैं, इतने सारे सोशल ग्रुप्स हैं, इतने सारे रिचुअल्स हैं, सबका अपना अपना एक आइडेंटिटी है, अपने अलग रिचुअल्स हैं, अपनी मान्यताएं हैं। ऐसे देश में सिर्फ आप वेलफेयर स्कीम्स के नाम पे या फिर सोशल जस्टिस के नाम पे आप जो है वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का भी ध्यान रखना होगा, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन और आपकी एक क्लियर आइडियोलॉजी होनी चाहिए, ताकि किसी ग्रुप्स को ऐसा ना लगे कि आपके एजेंडे में वो नहीं है। और कांग्रेस जो है वो यहीं पर जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गई, और बीजेपी ने इन्हीं छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स को अपने साथ जोड़कर जो है एक बड़ी जीत दर्ज की। तो अभी हम डिटेल में एक एक राज्य के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर वो क्या फैक्टर्स थे जिनके कारण जो कांग्रेस थी वो पूरी तरीके से हारी, और बीजेपी थी जो उसने इतनी शानदार जीत दर्ज की। देखिए, राजस्थान में ये फैक्टर तो है ही कि यहाँ पर पिछले 30 सालों में कोई भी पार्टी रिपीट नहीं करती है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे राजस्थान में जो सबसे बड़ी बीजेपी की दिक्कत थी वो थी गहलोत की पॉपुलैरिटी। थैंक्स टू हिज वेलफेयर स्कीम्स लाइक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, ओल्ड पेंशन स्कीम, फ्री स्मार्ट फोन योजना, ₹500 का सिलेंडर, फ्री अन्नपूर्ण राशन किट, 100 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली। गहलोत की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि एक इलेक्शन रैली में एक बीजेपी कैंडिडेट ने अमित शाह को बोला कि भाई आप जो है कांग्रेस की बुराई कीजिए, लेकिन गहलोत का नाम मत लो, क्योंकि गहलोत का नाम अगर आप लेंगे तो हम हार जाएंगे। अशोक गहलोत की इस पॉपुलैरिटी को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने मोदी का चेहरा गहलोत के सामने उतार दिया। तो अगर आप बीजेपी राजस्थान का ट्विटर हैंडल चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी मोदी से रिलेटेड है। मोदी का चेहरा ही आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई भी रीजनल लीडर बीजेपी का राजस्थान का वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसके अलावा मोदी के चेहरे के साथ साथ जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो इस स्ट्रेटेजी से लाई गई कि गहलोत सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको काउंटर किया जा सके। दूसरा जो फैक्टर है वो है ट्राइबल फैक्टर। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को अगर हम मिला दें तो ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन है वो करीब 31% से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए जो ट्राइबल वोट बैंक है, जो ट्राइबल्स का फैक्टर है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ट्राइबल जो वोट बैंक था, जो आदिवासी वोट बैंक है, वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन इस बार जो बीजेपी है उसने इन वोटों को अपनी साइड कर लिया। बीजेपी ने राजस्थान में इस बार जो 25 एसटी रिजर्व सीट थी उसमें से 13 पर जीत दर्ज की। वहीं पर अगर हम बात करें तो ये 2018 के मुकाबले से 4 सीट ज़्यादा है। यहाँ तक कि एक नई नवीनी ट्राइबल पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी, उसने चुनाव से पहले कांग्रेस को सपोर्ट देने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन कांग्रेस ने उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया। और वहीं पर जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसने इस बार 3 ट्राइबल सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने ट्राइबल्स के बीच जाकर द्रौपदी मुर्मू की बात की कि कैसे उनकी पार्टी ने एक आदिवासी महिला को, एक ट्राइबल महिला को प्रेसिडेंट बनाया,
उनके रिचुअल्स की बात की, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात की, और वहीं पर उनके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो उनका स्ट्रगल है उसको भी एक्नॉलेज किया। कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये सब जो बातें थी उन्होंने ट्राइबल्स के ऊपर एक इम्पैक्ट डाला, और अंत में 24,000 करोड़ की योजना जो थी वो उन्होंने आदिवासियों के लिए लॉन्च करके जो ट्राइबल वोट बैंक था उस पर अपनी मुहर लगा दी। इस बार बीजेपी ने जो राजस्थान में दलित वोट बैंक था उसको भी अपनी साइड मिला लिया। अगर हम स्टैट्स देखें तो हम पाएंगे कि जो 33 SC रिजर्व सीट थी उसमें से 22 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अगर आप इसका रीजन जानना चाहें तो आप पाएंगे कि जो मायावती की पार्टी BSP है वो काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स में इनएक्टिव चल रही है, और जो मेनली जो दलित वोट बैंक को टारगेट करती है। लेकिन यहाँ पर आप राजस्थान की बात तो छोड़ दीजिए, अगर आप यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो उसमें भी जो बीजेपी थी वो जो BSP थी वो पूरी तरीके से इनएक्टिव थी। कोई रैली नहीं, कोई कैंपेनिंग नहीं, और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में मायावती को सिर्फ 1 सीट मिली थी। और अगर हम बात करें तो जो वोट परसेंटेज में जो गिरावट आई थी वो करीब 10% का था। तो मायावती के इनएक्शन की वजह से, BSP के इनएक्टिव होने की वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ बीजेपी ने उसको पूरी तरीके से भर दिया। वहीं अगर बात करें तो देयर इज़ अ न्यू फेस हु इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग दलित्स, स्पेशली अमॉन्ग दलित यूथ्स, चंद्रशेखर और उनकी आज़ाद समाज पार्टी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने चंद्रशेखर और उनकी आज़ाद समाज पार्टी को अपने साथ मिलाने की कोई कोशिश नहीं की, उनको बिल्कुल भी अप्रोच नहीं किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि चंद्रशेखर और उनकी आज़ाद समाज पार्टी को हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ कोलिशन करना पड़ा, गठबंधन करना पड़ा, जो कि एक वोट बैंक को टारगेट करती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे दलों को इग्नोर करना, SC ST वोट बैंक को इग्नोर करना, ये भी कांग्रेस के राउट का एक बहुत बड़ा कारण बना। राजस्थान में कांग्रेसी हार का जो एक और फैक्टर था वो था करप्शन। देखिए, जो गहलोत की जो वेलफेयर स्कीम्स थी वो तो आम लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन यूथ का एक सेक्शन था जो गहलोत गवर्नमेंट से काफ़ी नाराज़ चल रहा था, और उसका कारण था लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पेपर लीक्स। अगर आप राजस्थान में देखें तो आपको पेपर लीक्स की एक लंबी लिस्ट मिलेगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन इन पेपर लीक्स का एक बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सालों से जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, बहुत सारा टाइम और एनर्जी इसके पीछे स्पेंड करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में बहुत सारी फीस, बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च करते हैं। तो अगर मौके पर जाकर जब उनका पेपर लीक हो जाए और जो है वो परीक्षा जो टल जाए, तो उसका जो है जो एंगर है और जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ उस इंडिविजुअल पे नहीं पड़ता, बल्कि पूरी फैमिली जो है उससे सफ़र करती है। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है पेपर लीक्स का, इसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला जो यूथ है उसके ऊपर, और उसने कहीं ना कहीं एंगर में और फ्रस्ट्रेशन में जाकर बीजेपी को वोट किया। एक और फैक्टर जिसने राजस्थान में कांग्रेस की हार में कंट्रीब्यूट किया वो था इन फाइटिंग। देखिए, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी है, और यहाँ पर जिस तरीके से अशोक गहलोत का जो पार्टी में कद बढ़ा, और जिस तरीके से वो कांग्रेस हाई कमांड के जिस तरीके से चहेते हो गए, और जिस तरीके से सचिन पायलट को जो है साइडलाइन किया जाने लगा, तो इससे जो सचिन पायलट के जो समर्थक थे और जो उनकी कम्युनिटी के लोग थे, जो गुज्जर कम्युनिटी थी, वो काफ़ी बीजेपी से कांग्रेस से काफ़ी नाराज चल रही। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 31 में से 14 सीट्स जो कांग्रेस हारी वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान से थी, जो कि मोस्टली गुर्जर डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ तक कि मोदी ने भी इस राइवलरी को हवा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक रैली में मोदी ने जो है वो राजेश पायलट का जिक्र किया, जो कि सचिन पायलट के फादर हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने जो है वो राजेश पायलट का जो है वो फ़ायदा उठाया और उनके साथ अनजस्टिस किया। एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वो था पोलराइजेशन। देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रही कि जो कांग्रेस है वो एक एंटी हिंदू पार्टी है, वो मुस्लिम्स का अपीजमेंट करती है। बीजेपी ने टेलर कन्हैयालाल मर्डर केस का मुद्दा कई रैलियों में उठाया, जिसका मर्डर जो है वो 2 मुस्लिम युवकों ने कर दिया था। जयपुर में एक रोड रेज इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, और जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो गहलोत गवर्नमेंट थी उसने उस मुस्लिम युवक के लिए 50 लाख का कॉम्पनसेशन दिया। और इस घटना को बीजेपी ने कन्हैयालाल मर्डर केस के साथ जोड़ दिया, और उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम अपीजमेंट करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये आरोप लगाया, ये नैरेटिव फैलाना स्टार्ट कर दिया कि जो टेलर कन्हैया कुमार का जब मर्डर हुआ था तो जो कांग्रेस है उसने सिर्फ उनको 5 लाख रुपए ही दिए थे, जबकि मुस्लिम के मर्डर केस में उन्होंने मुस्लिम पक्ष को जो है 50 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया। वहाँ पे आपने 10-15 दिन क्यों लगाए मुआवजा देने के अंदर? आज सरकार 5 घंटे के अंदर एक्शन ले ली। इसका जवाब हम सरकार से मांगते हैं, मीडिया से मांगते हैं। बताइए, मांग क्या आप?
धर्म के बारे में भी सुनी जानी चाहिए ये चीजें, सब की सब मांगे, क्योंकि कन्हैया लाल की हत्या हुई थी 5 दिन बाद में 5 लाख रुपए दिए थे कांग्रेस सरकार ने। हिंदू धर्म के लिए क्यों नहीं होते ये सब कुछ। और इस जो है कई जो है रैलियां जो है उन्होंने आयोजित की, कई रैलियां, कई जन आक्रोश रैली उन्होंने निकाली, जिसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे बीजेपी के वो भी शामिल हुए। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो है जो हिंदू मुस्लिम का जो पोलराइजेशन है उसमें भी जो है फ़ायदा उठाया। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी और उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेज जो है वो अनाउंस नहीं किया, बल्कि जो नरेंद्र मोदी थे उनके जो है चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अगर आप बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आपको कहीं नहीं दिखेंगे। हर पोस्ट में मोदी ही मोदी हैं और उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वही आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि जो लाडली बहना योजना है जिसको शिवराज सिंह चौहान लेके आए थे, उस पर भी आपको शिवराज सिंह चौहान नहीं मोदी का चेहरा मिलेगा। और इससे हुआ क्या, इससे जो मोदी की पॉपुलैरिटी थी उससे जो है बीजेपी को फायदा तो मिला ही, साथ साथ जो शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उसको भी काउंटर किया गया और शिवराज सिंह चौहान के लिए एक सिंपैथी भी लोगों में देखने को मिली। जिन लोगों को लगा कि उनको शिवराज सिंह चौहान को जो है साइडलाइन किया जा रहा है, तो एक सिंपैथी भी जनरेट हुई जिसका फायदा शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को मिला। अब आते हैं वेलफेयर स्कीम्स पर। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स थी उसका भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। स्कीम्स लाइक प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और खासकर वो स्कीम्स जो थी वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बीच काफ़ी पॉपुलर हुई। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो SC ST सीट्स थी मध्य प्रदेश के अंदर वो पूरी की पूरी जो है वो भाजपा को चली गई। अगर आप ट्राइबल्स की बात करें तो 47 ST सीट्स में से 27 बीजेपी को गई और 35 SC सीट्स में से 26 बीजेपी को गई। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था बीजेपी की जीत का मध्य प्रदेश में वो थी वुमेन। शिवराज सिंह चौहान वाज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग वुमेन थैंक्स टू हिज स्कीम्स टारगेटिंग वुमेन लाइक लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना, जिसमें सीधे सीधे वुमेन के अकाउंट में कैश ट्रांसफर किया जाता था। शिवराज सिंह चौहान इज अ मैजिशियन व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफॉर्मिंग हिज इमेज। बुलडोजर मामा से वो मध्य प्रदेश के वुमेन के भैया कैसे बन गए ये किसी को नहीं पता चला। उनका कई सारी रैलियों में ये कहना कि ऐसा भैया नहीं मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, उसने वुमेन के बीच में एक इमोशनल इम्पैक्ट डाला और उन्होंने अपने भैया को जाने नहीं दिया। अगर आप लोकनीति CSDS सर्वे को देखें तो आप पाएंगे कि चाहे वो रूरल वुमेन हो चाहे वो अर्बन वुमेन हो, सब ने एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में जो है वो बीजेपी को वोट दिया। और इस बार जो वुमेन का टर्नआउट था, वोटिंग का जो वोट करने वुमेन आई थी उसका 2% जो था वो पिछले बार से ज़्यादा था और ऐसा माना जा रहा है कि ये 2% वोट जो था वुमेन का वो पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ में गया। लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी। देखिए, इस बार के इलेक्शंस में जो है कोई एक क्लियर आइडियोलॉजी भी MP में देखने को नहीं मिली। जो टॉप लीडरशिप था और जो रीजनल लीडरशिप था उसके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, गरीब, मजदूर, पिछड़े, अल्पसंख्यक की रोजगार की बात कर रहे थे। वहीं पर कमलनाथ की बात करें तो वो कभी छतरपुर मंदिर जाके तो कभी बागेश्वर धाम के दरबार में जाकर अपनी एक हिंदू वाली इमेज बनाने में लगे हुए थे। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग जो आइडियोलॉजी है रीजनल लीडरशिप और टॉप लीडरशिप के बीच में, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा जिसने वोटर्स को कंफ्यूज किया। और आप एक ऐसे बाबा की गोद में जाके बैठ रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो मुस्लिम्स के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात करता है, किसी को अछूत कहता है, और आप बात करते हैं सेकुलरिज्म की, सोशल जस्टिस की, तो आपकी बात कैसे मानेंगे लोग? इन फाइटिंग, देखिए जैसे राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई चल रही थी, यहाँ पर भी इन फाइटिंग जो था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। यहाँ पर दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ की लड़ाई चल रही थी और ये बात बहुत ही समझने वाली है कि जब किसी पार्टी में 2 फैक्शन हो जाते हैं, जब लीडर्स जो है एक 2 धड़े में बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि उनकी जो पार्टी मेंबर्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी सारी जो एनर्जी होती है वो एक दूसरे को टारगेट करने में जो है वो जाती है, रादर देन कि वो यूनाइट होकर अपोजिशन को टारगेट करें। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक रैली में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कमलनाथ ने बोला कि जाओ दिग्विजय और राजवर्धन के कपड़े फाड़ो। यहाँ पर कमलनाथ ने अपने बेटे नकुल नाथ, जो कि छिंदवाड़ा से MP हैं, उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा दिया और नकुल नाथ ने अपने 3 फैमिली मेंबर्स को जो है वो टिकट दिए, जिनमें से 2 की हार हुई। और इससे जो है पार्टी में एक मैसेज गया कि आप जो है वो पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, अगर हम MP की बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस हाई कमांड है उसने कमलनाथ को एक फ्री हैंड दिया हुआ था कि वो जो डिसीजन चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पर CPIM और अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो जो है गठबंधन में आना चाहती थी, और जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, वो सिर्फ 4 सीट्स मांग रही थी और CPIM 2 सीट्स मांग रही थी। लेकिन जो कमलनाथ हैं उन्होंने पूरी तरीके से उनको मना कर दिया।
देखिए, ये बात सबको पता थी कि जो समाजवादी पार्टी है और जो सीपीआईएम है, दोनों ही इंडिया अलायंस का पार्ट हैं। और जो समाजवादी पार्टी है उसका मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में करीब 6 से 8 विधानसभा सीटों पर जो है असर रहता है, वो हार और जीत का डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। उसके बावजूद भी कमलनाथ ने इन दोनों पार्टियों को जो है उनके साथ अलायंस करने से मना कर दिया। और जब उनसे कुछ पत्रकारों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत ही जो है डिसरेस्पेक्टफुल होकर उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं उनको बोला कि छोड़ो अखिलेश वखिलेश। सुनील कानूगोलू जो कि कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस के पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, जिन्होंने कांग्रेस को कर्नाटका में एक बहुत ही बड़ी जीत दर्ज कराई थी, उनको जो कांग्रेस हाईकमांड है वो मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी देना चाहता था। लेकिन कमलनाथ से उनका कुछ आर्गुमेंट हो गया, जिसके बाद से कमलनाथ ने उनको पूरी तरीके से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई हमें कोई सुनील वुनील की जरूरत नहीं, हमारे खुद के सर्वेयर यहाँ पे है, हमारे खुद के पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, हम लोग सारा देख लेंगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस हाईकमांड है उन्होंने सुनील कानूगोलू को तेलंगाना डिपोर्ट कर दिया और तेलंगाना में कांग्रेस ने एक बहुत ही शानदार जीत दर्ज की, जो कि जबकि मध्य प्रदेश में वो बुरी तरह उन्होंने मुंह की खाई। तो यहाँ पर जो इन फाइटिंग थी और जो कमलनाथ का जो एक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर था, जो उनका इगोइस्टिक बिहेवियर था और जो छोटे दलों को इग्नोर करने का और जो डिसरिस्पेक्टफुल जो उनका एक बिहेवियर था, उसने कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर सभी लोग ये मान रहे थे कि जो कांग्रेस है वो सत्ता में वापसी करेगी। जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जितने भी इलेक्टोरल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जितने भी एग्जिट पोल हैं, सब इस ओर इशारा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की। आप ये एक लिस्ट देखिए, जो उन योजनाओं की लिस्ट है, एक बहुत ही लंबी लिस्ट जो है आपको योजनाओं की मिलेगी। इन्हीं वेलफेयर स्कीम्स के दम पर और जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की जो एक ओबीसी आइडेंटिटी है, उसके दम पर जो कांग्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो इस बार जो है छत्तीसगढ़ में वापसी कर रहे हैं। सो व्हाट वेंट रॉन्ग, लेट्स सी। देखिए बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में एक मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो बीजेपी है वो कभी कांग्रेस की पिच पर नहीं खेलती है, लेकिन जो कांग्रेस है वो बीजेपी की पिच पर खेलने को तैयार हो जाती है और इसका फायदा जो है हमेशा बीजेपी को मिलता है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने कांग्रेस को वहीं पर टारगेट किया जहां पर कांग्रेस जो है वो कमजोर है, जैसे कि करप्शन, मुस्लिम अपीजमेंट, एंटी हिंदू। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो करप्शन को लेके काफ़ी हीट फेस कर रही थी, चाहे वो कोल माइनिंग का स्कैम हो या फिर लिक्विड ट्रेड का स्कैम हो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का स्कैम हो या फिर काउ डंग प्रोक्योरमेंट स्कीम का धांधलेगर्दी हो या फिर पीएससी रिक्रूटमेंट की अगर बात करें उसका जो है स्कैम हो। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इसी वीक पॉइंट करप्शन को लेके सरकार को टारगेट करना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया ईडी का। ईडी ने बहुत सारे केसेस जो थे वो कांग्रेस लीडरशिप के अगेंस्ट जो है वो रजिस्टर किए और जिसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट केस था वो था महादेव बैटिंग ऐप स्कैम को लेके, जिसमें भूपेश बघेल का नाम आया। शुभम सोनी नाम के एक व्यक्ति ने जो है ये बात बोली कि उसने 508 करोड़ की रिश्वत जो है वो भूपेश बघेल को दी थी ताकि वो दुबई में उसका बिजनेस स्टैब्लिश करने में उसकी मदद कर पाएं। ट्राइबल फैक्टर, देखिए जो ट्राइबल फैक्टर था वो इस बार छत्तीसगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कांग्रेस की हार का। इस बार 29 एसटी रिजर्व सीट्स में से 17 जो थी वो बीजेपी ने जीती। छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल्स के ऊपर अटैक हो रहे थे, कांग्रेस उसको भी एड्रेस करने में नाकाम रही। यहाँ पर ये बात सामने आई कि कई बार जो कुछ इंडिविजुअल होते हैं या फिर कुछ ग्रुप्स होते हैं वो किसी पार्टी से इतना ज़्यादा नाराज होते हैं कि वो उस पार्टी को हराने के लिए वोट देते हैं, ना कि किसी दूसरी पार्टी को जिताने के लिए। ट्राइबल्स ने भी, और खासकर जो क्रिश्चियन ट्राइबल्स थे, उन्होंने भी जो कांग्रेस है उसको हराने के लिए बीजेपी को वोट किया। नरेंद्र मोदी का घर वापसी रेटोरिक जो था वो भी आदिवासियों को बीजेपी के फोल्ड में ले आया। बाकी नरेंद्र मोदी जाति, धर्म, आइडेंटिटी का अहंकार लोगों के अंदर जगाने में तो माहिर है ही। राहुल गांधी सरगुजिया ट्राइबल से ये वादा करते हैं कि जो माइनिंग इंडस्ट्री है उससे जो है वो ट्राइबल्स को बचाएंगे, उनके लैंड को बचाएंगे, उनके रिसोर्सेज को बचाएंगे। लेकिन जो पेसा एक्ट है जो ट्राइबल्स को उनके नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की अथॉरिटी देता है, उनको उसका मालिक बनाता है, वो पेसा लोगों उन्होंने होल्ड पर रख दिया। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग जो कॉन्ट्रडिक्शन है जो वादों में, जो वादा खिलाफी है, वो भी कहीं ना कहीं ट्राइबल्स के बीच जो गुस्सा भड़का कांग्रेस को लेकर, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। वेलफेयर स्कीम्स, देखिए ये सब करने के बाद जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसने वेलफेयर स्कीम्स का भी एक तड़का मार दिया। भूपेश सरकार ने किसानों से 3000 पर क्विंटल के रेट पर धान खरीदने की बात कही, वहीं बीजेपी ने उसे 3100 रुपये बढ़ाने का फैसला कर दिया। पीएम किसान निधि योजना को उन्होंने वादा किया कि वो 6000 से 12000 रुपये कर देंगे।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल और बढ़ाने की बात कही। वहीं धान को स्टॉक करने के लिए उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैग की जरूरत थी, तो उन्होंने ट्राइबल से तेंदू के पत्ते खरीदने का भी प्रॉमिस किया, वो भी 5500 रुपये पर स्टैंडर्ड बैग के हिसाब से। महतारी वंदना योजना, जिसमें उन्होंने हर मैरिड महिला को 1215 रुपये देने का वादा किया। ये फैक्टर्स भी कांग्रेस की हार के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहे। रिलीजियस पोलराइजेशन, देखिए बीजेपी कहीं पर चुनाव लड़े और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना उठे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा, पोलराइजेशन हुआ। जैसे राजस्थान में जो कन्हैया लाल मर्डर केस को बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, यहाँ पर बीजेपी ने मुद्दा बनाया भुवनेश्वर साहू के मर्डर का। भुवनेश्वर साहू का मर्डर 2 मुस्लिम युवकों ने कर दिया था, जिसके बाद भूपेश बघेल ने साहू की फैमिली को 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रही। बीजेपी ने भुवनेश्वर से जो साहू के पिता थे ईश्वर साहू को साजा सीट से चुनाव लड़वाया और ईश्वर साहू ने 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे को हरा दिया। इससे एक और चीज हुई, कांग्रेस की जो ओबीसी पर एक पकड़ थी वो भी कमजोर हुई, क्योंकि जो भूपेश बघेल हैं वो एक कुर्मी जाति से आते हैं और वहीं पर कुर्मी और साहू छत्तीसगढ़ में 2 डोमिनेंट जो है कास्टेज हैं और दोनों के बीच में एक डोमिनेंस का भी और एक अडावट भी उनमें चलती रहती है। तो यहाँ पर जो कुर्मी वर्सेस साहू की लड़ाई थी उसने भी जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया और जो सेकंड डोमिनेंट कम्युनिटी है साहू, उसका सारा का सारा वोट जो है वो बीजेपी को चला गया। लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी, देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ सरकार थी उसने जो हिंदुत्व की ज़मीन तैयार करके बीजेपी को दी, बीजेपी ने उसी ज़मीन पर जीत दर्ज कर ली। आप देखिए कि जो पार्टी सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस की बात करती है, उसी पार्टी का जो एक लीडर है, जो एक सीएम है, वो अपने आप को भरसक हिंदू दिखाने का प्रयास करता है। बघेल कभी रामगमन पथ बनाने में बिजी थे, कभी रामायण प्रतियोगिता करा रहे थे, तो कभी कौशल्य रथ निकालते दिखे। जब भुवनेश्वर साहू का लिंचिंग 2 मुस्लिम युवकों ने कर दिया, तो उसके बाद जो हिंदू मॉब था उसने भी जो है पलटवार में 2 मुस्लिम्स की जो है वो लिंचिंग कर डाली। लेकिन जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने उन मुस्लिम्स के परिवार को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया। यहाँ तक कि जो मुस्लिम्स की फैमिली थी उनको जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा अपना कॉम्पनसेशन पाने के लिए, अपना मुआवजा पाने के लिए। तो ये जो भूपेश बघेल हिंदू अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, इसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को ही भुगतना पड़ा। क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर लोग जो है अगर वो हिंदुत्व के नाम पे ही जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही रिलीजन के नाम पे ही अगर वो किसी सरकार को चुनेंगे तो वो बीजेपी को चुनेंगे, ना कि आपको। कोई नकली नहीं चुनता, अगर किसी को चुनना है तो वो असली को ही चुनेंगे। तो ये जो एक कॉन्ट्रास्टिंग जो आइडियोलॉजी थी, जो एक हिंदू अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स थी, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की जगह बीजेपी को ही और मजबूत किया। तेलंगाना, देखिए तेलंगाना में कांग्रेस ने वो सब किया जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं किया। सुनील कानुगोलू जो थे वो यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे, जिन्होंने कर्नाटका में कांग्रेस को जिताया था। यहाँ पर कोई इनफाइटिंग भी नहीं थी। रेवंत रेड्डी के रूप में एक बहुत ही पावरफुल चेहरा कांग्रेस के पास था, जिसने सुनील कानुगोलू और कांग्रेस हाईकमांड के साथ मिलकर कैंपेनिंग की, एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। यहाँ पर भी बीआरएस ने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर रखी थी, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि बीआरएस को हराना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उन वेलफेयर स्कीम्स में कुछ गैपिंग होल्स थे, और उनका जो गैपिंग होल्स था वो ये था कि वो जो वेलफेयर स्कीम्स थी वो बहुत ही कम लोगों तक पहुँच पाई। बहुत सारे लोग ऐसा आरोप लगा रहे थे कि जो करप्शन का आरोप लगा रहे थे, और वो ऐसा मान रहे थे कि जो ये स्कीम्स का फ़ायदा है जानबूझकर जो बीआरएस के सपोर्टर हैं सिर्फ उन्हीं को ही इसका फ़ायदा पहुंचाया गया, बाकी जो दूसरे लोग थे उनको इससे वंचित रखा गया। आप ये चार्ट देखिए जो लोक नीति CSDS सर्वे ने जारी किया है, इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि जो नॉन बेनिफिशियरी हैं वो आप देखिए कितने हायर अमाउंट में हैं। तो जिन लोगों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिला उन सब ने कांग्रेस को वोट किया। देखिए बीआरएस के अगेंस्ट यहाँ पर भी एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, क्योंकि वो पिछले 10 साल से सत्ता में थे। लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काउंटर करने के लिए जो बीआरएस थे और जो चंद्रशेखर राव थे, KCR जो थे, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। उनके जो सिटिंग MLAs थे, उनके 30 से 40 MLAs ऐसे थे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन बीआरएस ने उनको ड्रॉप नहीं किया, चंद्रशेखर राव ने उनको ड्रॉप नहीं किया, और उन्हीं के साथ जो है वो चुनाव में उतरने का फैसला किया। इसका जो लाभ था वो कांग्रेस को मिला, और कांग्रेस ने एक ऐसा नैरेटिव और एक ऐसा जो कैंपेन है वो बीआरएस के खिलाफ किया जिसमें उनको करप्ट दिखाया गया, और ऐसा दिखाया गया कि जो बीआरएस है वो पूरी तरीके से तेलंगाना को लूटने में लगी हुई है।